नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी लखनऊ में आयोजित वैश्विक शांति संगोष्ठी की, तो वहीं देंगे जानकारी वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के बारे में। तो वहीं सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में यूपी एसटीएफ ने मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को कहां से किया गिरफ्तार, साथ ही बताएंगे कि किडनी तस्करी रैकेट का कहां हुआ पर्दाफाश। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर लखनऊ से। लखनऊ में वैश्विक शांति संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कला, संगीत और व्यंजनों के जरिए एक शांति का संदेश दिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री ने करुणा और दया फैलाने की अपील की है। इसी के साथ सच्ची शांति और सही दिशा को बढ़ावा दें, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें, लखनऊ में वैश्विक शांति संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कला, संगीत और व्यंजनों के जरिए दिया गया शांति का संदेश। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने करुणा और दया फैलाने की भी अपील की है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि सच्ची शांति और सही दिशा को बढ़ावा दें। जिस ढंग से यहाँ पर विश्व शांति और भगवान बुद्ध प्रासंगिकता के आधार पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, समसामयिक संगोष्ठी है। मैं संगोष्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, आज भी भगवान बुद्ध का संदेश प्रासंगिक है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को अपील करता हूं कि भगवान बुद्ध का जो करुणा, प्रेम, दया का भाव था, हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, और यही दुनिया को सच्चा रास्ता दिखा सकता है। वहीं एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। वाराणसी में एमपी यूपी सम्मेलन का यह आयोजन हुआ है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है ये कहा है, और साथ ही ये कहा कि दो बड़े राज्यों के बीच साझेदारी से समृद्धि हुई है। आपको बता दें, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन वाराणसी में हुआ है, जहां पर सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे। उसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना उनका लक्ष्य है। इसी के साथ ही दो बड़े राज्यों के बीच साझेदारी से समृद्धि हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में धार्मिक पर्यटन की सुगम व्यवस्था कैसे हो, सुगम दर्शन व्यवस्था कैसे हो, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, स्थानीय स्थान पर भी विकास के लिए एक तरह से ये धार्मिक पर्यटन से भी बहुत सारा बदलाव की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की पूरी इकोनॉमी बदली है। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम पर भी उनके इस काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ भी बदलाव आया। धीरे धीरे जब यात्री संख्या बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर हमारे सभी प्रकार के मत मतांतर के आनंद के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा रही, तो इसमें परस्पर राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इसी नाते से आज हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम के बीच में सारी व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थाओं पे परस्पर अपनी अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करें, इसका एक एमओयू भी हम करने वाले हैं। दर्शन व्यवस्था में जनता को सुविधा कितनी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, हमारे देवस्थान के माध्यम से समाज की अच्छी गतिविधियों को भी कैसे संचालित किया जा सकता है, और खासकर धार्मिक पर्यटन की आस्था को बरकरार रखते हुए इनके लिए हम अपने शासन के तंत्र में किस प्रकार से पर्याप्त रूप से दूरगामी दृष्टि से योजना बना सकते हैं। खासकर भी हमारे उज्जैनी में 2028 में सिंहस्थ आने वाला है, और अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद का कुंभ मेला हुआ है। ऐसे में बड़ी भीड़ का भी प्रबंधन के दरमियान दर्शन की सुगमता बनी रहे, सब व्यवस्था सुव्यवस्था में बनी रहे, इससे कई अनुभव साझा करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा। भगवान के इस धाम की व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बदलते दौर में और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा हम परस्पर समझने के अध्ययन करने के लिए भी आए हैं। आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे अपने
लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु कुटीर इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रियां हैं, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद पे प्रॉपर तरीके से उनकी कीमत मिले और राज्य की समृद्धि हो। देश की समृद्धि में, निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किडनी तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नामी प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी कर यह सफलता मिली है। 60 लाख में किडनियां बेची जाती थी। आपको बता दें, कानपुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। किडनी तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। यहाँ पर नामी प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी कर ये सफलता हासिल की गई है। उसमें 60 लाख में किडनियां बेची जाती थी। किडनी तस्करी रैकेट का कानपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई कर छापेमारी की है। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है। और फिर जैसे मुझसे टीम मांगेगी तो मैंने रैंडम टीम दी, टीम जाके चेक किया, जो वहाँ जो कमियां निकली हैं उसमें आपको सब CP सर ने नहीं वो मुझे देखिए, वो जो लिस्ट भी है तो वो CP सर के पास ही है, क्योंकि सस्पेक्टेड लिस्ट भी उन्हीं के पास ही है। LIU की रिपोर्ट या जो रिपोर्ट मिली थी उसी के आधार पर वो चेक किया गया था। जो पकड़े गए उनके ऊपर वो इलीगल कार्य में जो एक्टिविटी है वही होगी, क्योंकि इसकी समिति होती है और बराबर फाइल चलती है, उसके बाद प्रॉपरली होता है। उसमें वो कुछ हुआ नहीं है तो वो तो अलग एक्ट हो गया, पनिशमेंट उसमें अलग टाइप का होगा। लेकिन जो अभी 3 हॉस्पिटल हैं, ये 3 में एक जिसका अभी बता रहे थे हम, जो उन्होंने पार्टनरशिप किया, वो हमें क्यों बताएगा कोई पार्टनरशिप हुई है? चल रहा है, लेकिन ना तो उसने हमको ऑनलाइन अभी अप्लाई किया है, ना उसने अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ ना हमसे रजिस्ट्रेशन। जब ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। पार्टनरशिप की है तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते पार्टनरशिप है कि नहीं है उसको तो हम अभी ही बंद करा देंगे आज ही, क्योंकि वो तो सीज होना ही होना है। जब तक उसकी पेपर एक्टिविटी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक वो चला नहीं सकते। वहीं CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को UP STF ने बिहार जाकर गिरफ्तार किया है। उन्होंने CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं भी इसमें शामिल है। मौलाना पर प्रदेश भर में 120 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को UP STF ने बिहार जाकर गिरफ्तार किया है। CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। इसी के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं भी उन पर लगाई गई हैं। मौलाना पर प्रदेश भर में 120 से ज्यादा FIR दर्ज की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। UP STF ने बिहार जाकर उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ उनको CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं भी इसमें शामिल हैं। 120 से ज्यादा प्रदेश भर में मौलाना के ऊपर FIR दर्ज की गई है। वहीं संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है। तहसील क्षेत्र के गांव कटोनी में राजस्व टीम ने बड़ा सर्वे किया। सर्वे में तालाब और खलियान की लगभग 5.5 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर करीब 30 स्थायी मकानों को अतिक्रमण में पकड़ा गया। ये कब्जा 10 से 15 साल पुराना बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है, देखिए इस रिपोर्ट में।
संभल जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के गांव कटौनी में राजस्व विभाग की टीम ने तालाब और खलिहान की सरकारी भूमि का सर्वेक्षण किया। टीम को यहां 5380 वर्ग मीटर भूमि पर करीब 30 ग्रामीणों द्वारा स्थायी मकान बनाए जाने का अतिक्रमण मिला है। यह 10 से 15 साल पुरानी बताई जा रही है। लेखपालों की टीम ने दोनों गांठों की नाप जोख की। मौके पर स्थायी मकान बनाए गए पाए गए, जिन्हें ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। पैमाइश के दौरान ग्रामीणों में खलबली मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार बबलू कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम गांव पहुंची। टीम में एक राजस्व निरीक्षक और 7 लेखपाल शामिल थे, तो वही इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। नायब तहसीलदार बबलू कुमार ने बताया कि जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी को अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। उनके आदेश पर टीम पैमाइश कर रही है। यहाँ ग्रामीणों ने मकान बना लिए हैं। कब्जा करीब 10 से 15 साल पुराना लग रहा है। रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद वाद दायर होगा, सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह कार्रवाई संभल जिले में सरकारी भूमि, तालाबों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का कहना है कि तालाब जैसी जल स्रोत भूमि का अतिक्रमण पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए हानिकारक है। खलिहान की भूमि कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट आने के बाद नोटिस जारी कर बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीणों को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी गई है, लेकिन सरकारी भूमि खाली कराने का फैसला अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई ने प्रयागराज के हलवाइयों को भी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन एक दुकानदार ने अनोखा तरीका निकाल लिया है। प्रयागराज शहर के एक मिठाई विक्रेता ने पुरानी पारंपरिक भट्टी को फिर से चालू कर दिया और एक ऐसे ईंधन से उसे चलाना शुरू किया है जो डीजल और गैस की तुलना में बहुत सस्ता है। कौन है ये दुकानदार और किस तरह से इन्होंने निकाला ये नया विकल्प, देखिए इस रिपोर्ट में। बढ़ती कीमतों ने प्रयागराज में छोटे बड़े व्यापारियों को परेशान कर रखा है। इसी मुश्किल घड़ी में शहर के एक मिठाई बनाने वाले दुकानदार ने पुरानी भट्टी को दोबारा सक्रिय कर दिया है और बेकार इंजन ऑयल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि यह उनके लिए किफायती और बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। एलपीजी की कमी के कारण अमन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इसके विकल्प खोजने की कोशिश की और पाया कि पुरानी भट्टी का इस्तेमाल करना एक अच्छा और किफायती विकल्प है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने कारोबार को इस नए तरीके पर बदल लिया है और उन्हें यह तरीका फायदेमंद लग रहा है। चूल्हे में डीजल और दूसरी चीजों जैसे कई तरह के ईंधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वक्ता का कहना है कि ये एलपीजी से सस्ता भी पड़ता है। शुरुआत में इस नए तरीके को अपनाने में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन अब उन्हें ये तरीका एलपीजी जितना ही असरदार लगता है। सब दिमाग ये आया, थोड़ा सी कुछ समस्या आई एलपीजी के पेट्रोल को लेकर, तो कुछ मतलब दिक्कतें आई, लेकिन उसका समाधान मैंने निकाला। मैंने सोचा कि एलपीजी के अलावा क्या हो सकता है। हमने उसको सोचा, उसको मोबाइल में सर्च किया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसमें मुझे ऑप्शन मिला, उन्होंने मुझको पूरा वीडियो मैंने उसको देखा, उन्होंने कैसी चीज़ को बनाया, मैंने उसको देख के उसको अपनाया। मैंने उसको पहले छोटे में बनाया, जब सक्सेस हो गया मैं उसको बड़े में करके अब मैं अपना व्यापार चला रहा हूँ। और ये जेल मोबाइल चलता है जो बेस्ट मटेरियल होता है। और क्या क्या इसमें यूज़ होता है? इसमें तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आप डीजल से भी यूज़ कर। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।